नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए हाजिर बाजार की खबरें, देश भर की मंडियों का अपडेट और एग्री मार्केट के बड़े अपडेट्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो भी किसान हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए भी सलाह है कि वो अपनी शिकायतें, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, खेती किसानी से जुड़ी हुई रूरल एरिया की जो तकलीफ़ें हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके जरिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाएगा और आपकी आवाज़ को हम लोकल अथॉरिटी, सरकार, पॉलिसी मेकर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तकलीफें कम हो और देश को भी पता लग पाए कि आप किस मुसीबत में हैं। तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं वीडियो बनाकर 9136934065 इस नंबर पर आप अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं या फिर आप फोटो खींचकर भी भेज सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपनी शिकायतें भेजें, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। हर दिन शाम के शो में हम 5:30 बजे हर एक दिन एक किसान के सवाल को शामिल करते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वायदा बाजार की। हमारे साथ दो मेहमान हैं, मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के फाउंडर हमारे साथ अंकित कपूर भी हैं और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं। आज से जैक्सन होल की बैठक भी शुरू हो जाएगी और कल जेरम पॉवेल साहब की स्पीच भी है। उस स्पीच से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर बाजार नज़र रखेगा। और साथ ही फेड मिनट्स जो आए हैं उससे साफ पता चलता है कि अभी भी फेड अधिकारियों में राय बटी हुई है, मतभेद है। वो अभी ब्याज दरें घटाने के मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि अभी भी लेबर मार्केट बेहतर है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है और महंगाई को लेकर अभी भी उनको चिंता इसलिए है कि ट्रेड वॉर, ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ को लेकर उनको लग रहा है कि ये अभी तक स्थिति साफ नहीं है। हालांकि जो भी ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि सितंबर में ब्याज दरें घट सकती है 4.25% और पूरे साल में 2 कटौती हो सकती है। उससे पहले आज बाजार थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। कल हमने देखा अच्छी तेज़ी थी, आज 250 रुपये गिर गया है। 99,000 रुपये तक फिसल कर MCX पर सोने का भाव आ चुका है। मनोज जी, क्या लग रहा है, सोने में आज की मुनाफा वसूली क्यों आई है? और भी भाव नीचे आ सकता है या यहाँ से ही खरीद ले? नमस्कार यशमोहन जी। नमस्कार सर। कल यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी कीमतों में देखने को मिली थी, लेकिन जो फेड के मीटिंग मिनट्स देर रात जारी हुए, वहां पे फिर एक बार ब्याज दरों में कटौती को लेकर के संशय जो है वो उभरता हुआ नजर आया और जो फेड के मेंबर्स थे उनकी राय बटी हुई नजर आई। कुछ मेंबर्स ने हालांकि यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की वकालत भी की है, लेकिन अभी भी काफी सारे जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है उनको इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स नजर आते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जैक्सन होल में फेड चेयरमैन की स्पीच के पहले सोना जो है दायरे में बना रह सकता है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है 99,300 के ऊपर ही, तो ही बाय की पोजीशन जो है लेकर के चलना चाहिए, नहीं तो आज के लिए यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करें। हमारा मानना है कि जो रेंज है वो 98,770 से 99,300 के बीच में बनी रह सकती है। तो एक रेंज है, उसका ध्यान रखिएगा। आपको किस साइड में ट्रेड करना है आप तय कर लीजिए। अंकित जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है गोल्ड के। ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि 95,000 के नीचे कोई गोल्ड के अंदर में ट्रेंड दिख रहा है। कोई भी अगर बड़ी गिरावट मिलती है तो पोजिशनल बाइंग 98,000 के आसपास करा जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24 आवर्स से 36 आवर्स कहीं ना कहीं केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि जो मीटिंग है उसके बाद फेड चेयरमैन क्या बोलते हैं। देखिए, अभी तक तो जो उन्होंने बोला है वो डेटा ड्रिवन ही है, कि डेटा के ऊपर ही उनकी नजरें बनी हुई हैं। डेटा के ऊपर उनकी जो नजरें बनी हुई है उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूं कि जो मार्केट में ट्रेंड है वो पॉजिटिव बने रहेगा और 95,000 के नीचे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड जाएगा। तो कोई भी बड़ी गिरावट अगर शाम तक मिलती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार रुपए के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। जब से इंडिया की जो रेटिंग है वो बढ़ी है, -BBB से BBB हुई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर रुपए के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है MCX गोल्ड में, लेकिन आने वाले टाइम में वापस से एक उछाल देखने को मिलेगा और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। वो अच्छी खासी तेजी कितनी हो सकती है सर? को उसको क्वांटम में अगर क्वांटिफाई कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको अगर हम बात करें कि 98,000 के आसपास अगर इसको खरीदते हैं तो 95,000 का इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले समय में 1,02,000 से लेकर 1,03,000 तक के टारगेट्स वापस देखने को मिलेंगे। जब हमने पिछली बार आपसे बात करी थी तब हमने बोला था दिवाली तक 1,06,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी भी वही ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है। नहीं, आपको लग रहा है पोजिशनली 1,02,000 और दिवाली तक 1,06,000 वही ट्रेंड इनको यहाँ पर दिख रहा है। चांदी बताइए,
आप प्रथमेश जी और गोल्ड, आप दोनों पर बताइए सर, इन दोनों में आपकी राय क्या बन रही है? नमस्कार। मेरे ख्याल नमस्कार से सर। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि न्यूज़ फ्लो के कारण आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, प्लस रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, इसी कारण आपको गोल्ड में करेक्शन दिखा है। फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है कि 98,900 नीचे वाला भाव और ऊपर वाला भाव 99,350 इस रेंज में रहेगा। तो जिनको गोल्ड में ट्रेड करना है वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 99,200 के करीब बेचे, 99,350 का स्टॉप लगाए, नीचे में टारगेट 98,900 के रखे। और सिल्वर में यहाँ पे बाई साइड की सलाह रहेगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,12,400 पे बाई करने की सलाह रहेगी, 1,12,000 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 1,13,400 के लिए रहेगी। ये तो चांदी बाई, गोल्ड सेल, इंट्राडे के लिए सलाह, ये ध्यान रखिएगा। प्रथमेश जी की तरफ से गोल्ड आज के लिए ये सिर्फ कॉल है, इसे कैरी ना करें। 99,200 पे इसे बेचे, 98,900 का टारगेट है, 99,350 का स्टॉप लॉस है। और चांदी यहाँ पर खरीदने की सलाह है, 1,12,400 पे खरीदे, 1,13,400 के टारगेट के लिए। मनोज जी आप बताइए, चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? चांदी की भी शुरुआती तेजी अब गायब होती जा रही है। कल हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी चांदी की कीमतों में बनते हुए देखी थी, और जो 36.80 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो चांदी ने कल होल्ड किए। हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्रेजुअली जो रिकवरी है वो अगले 1 से 2 सेशन में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। कल जो फेड के मिनट्स आए थे उसके बाद एक थोड़ी सी यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि पॉज जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई भी डिप्स आता है, जो रुपी में जिस तरह से मजबूती देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि उसके चलते अगर कोई डिप आता है सिल्वर की कीमतों में, तो सितंबर वायदा को 1,11,800 के स्तर पर बाय करना चाहिए, 1,11,100 के स्टॉप लॉस से। 1 से 2 दिन के लिए टारगेट यहाँ पे 1,13,300 तक के रखे जा सकते। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए 1,13,300 का टारगेट है। सिल्वर मिनी में खरीदारी की सलाह है, 1,11,100 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपकी राय अंकित जी चांदी पर? बिल्कुल, चांदी में पोजिशनली अगर देखा जाए तो कोई फंडामेंटल्स में बदलाव नहीं हुआ है। जब तक $36 के ऊपर चल रहा है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे सर ने बताया कि नीचे में खरीदारी कर सकते हैं, तो वही रेंज रहेगी, 1,12,000 से 1,11,800 के बीच में खरीदारी करके चल सकते हैं। पोजिशनल जो स्टॉप लॉस बना हुआ है वो 1,08,000 के नीचे का रहेगा, और आने वाले टाइम में वापस हमें 1,15,000 से लेकर 1,17,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो 1,17,000 का मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक 1,17,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक फर्दर अपसाइड रैली नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से सिनेरियो बना हुआ है, मुझे अभी भी लग रहा है कि फंडामेंटली सिल्वर के अंदर बने रहना चाहिए तेजी की साइड में, और कोई भी गिरावट मिलती है खरीदारी करके चलेंगे। ये तो कोई भी गिरावट पर खरीदारी की राय है, चांदी में आप बने रह सकते। तीनों एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की है चांदी को लेकर। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में तेजी दिख रही है, लगातार दूसरे दिन तेजी के मूड में है क्रूड। अमेरिका में क्रूड स्टॉक उम्मीद से ज़्यादा कम हुआ है। EIA के जो डेटा आए हैं उसके हिसाब से 60 लाख बैरल क्रूड का स्टॉक घटा है, जो बाजार को सिर्फ 13 लाख बैरल घटने का अनुमान था। दूसरी खबर यह है कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता है, उसको लेकर अभी भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है, और रूस ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि वो जो भी बायर्स हैं वो उनके क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं, वो सप्लाई करना जारी रखेंगे अमेरिका की तमाम चेतावनी के बाद। साथ ही यूरोपियन लीडर्स को भी उन्होंने कहा है कि मॉस्को के बिना कोई भी समाधान मुश्किल है, और ये समाधान नहीं हो सकता है यूक्रेन के मुद्दे पर। ये एक साफ साफ संदेश उन्होंने पश्चिमी देशों को दिया है रूस ने। कच्चे तेल की चाल यहाँ से क्या लगती है? क्या कुछ और रिकवरी की उम्मीद है? और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में हैं। मनोज जी, आगे क्रूड में क्या होगा? ब्रॉडर जो रेंज है विश्व मोहन जी कच्चे तेल की, वो 60 से $68 की बनी हुई है WTI की अगर मैं बात करूं तो। और वहीं हमने निचले स्तरों से फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट जो है कीमतों में आते हुए देखा है। 5,380 का जो सपोर्ट लेवल है कच्चा तेल होल्ड करता हुआ नजर आया, और कल भी हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बनते हुए देखी। यूएस में स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इससे साफ तौर पर यह संदेश आ रहा है कि जो डिमांड है वहां पे थोड़ी रिवाइव होती हुई दिख रही है। साथ ही रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस को लेकर के अभी भी चिंता बनी हुई है, और कल यहाँ पे यूएस और वेनेजुएला के बीच में भी तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया विश्व मोहन जी। तो उसके चलते भी कीमतों में एक सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए यहाँ पे ऑप्शन में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर होगा। 5,600 की कच्चे तेल की सितंबर महीने की कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, 125 के स्तर पे बाय करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 85 का रखे और टारगेट 200 रुपए तक के रखे जा सकते।
तो 5,600 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है मनोज जी की। 125 पे 200 का टारगेट है। कुणाल जी भी हैं हमारे साथ, निर्मल बंक के रिसर्च हेड है, कमोडिटी टीम को लीड करते हैं। कुणाल जी, आप बताइए कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है? जिस तरह से रूस के बयान आ रहे हैं, काफ़ी सख्त बयान हैं, उन्होंने पश्चिमी देशों को संदेश दिया है कि बिना उनकी अनदेखी करके कोई भी डील नहीं हो सकती है, और साथ साथ अपने बायर्स को भी मैसेज दिया है कि वो क्रूड की सप्लाई जारी रखेंगे, जिनको खरीदना है खरीद सकते हैं। क्या लग रहा है सर, क्रूड में रिकवरी और बढ़ सकती है क्या यहाँ से? जी हाँ, ओवरऑल ऑयल में $60 का बॉटम लग रहा है WTI का। कभी पैनिक में 59 आ गया तो भी दैट्स ओके, बट ऑल द नेगेटिव न्यूज आर इन द प्राइस। और मुझे नहीं लग रहा है, इनफैक्ट देयर आर पॉजिटिव डेवलपमेंट। यूएस में 2 से 3 बेसिन्स है, वहां पे प्रोडक्शन नीचे जाने को लग रहा है। तो WTI मुझे लग रहा है 5250 के नीचे नहीं जाना चाहिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, और 5450 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। और थोड़ा एक पुल बैक आपको देखने मिल सकता है 500-600 तक। ओके, 5,600 तक का पुल बैक दिख सकता है। यहाँ से 100 रुपए की तेजी लग रही है कुणाल जी को। आपके पास ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको प्रथमेश जी, क्रूड में? मेरे ख्याल से 5,450 की स्ट्राइक का सितंबर वायदा जो है उसमें कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 200 रुपए की प्रीमियम भी मिलेगा। 160 रुपए का स्टॉप रहेगा, टारगेट 290 के लिए रहेंगे। अंकित जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल पर? जी, जितने भी एनालिस्ट हैं सभी ने एक ही राय दी है कि क्रूड के अंदर बाय चल रहा है, तो वही ट्रेंड इसके अंदर कंटिन्यू रहने वाला है। जो 5400 का काफी दिन से देखने का सपोर्ट है, बार बार अगर इस लेवल्स को देखें तो इसी जोन से ये पिछले 3 से 4 बार ये पलटा है। इसी रेंज में अगर पिछले 2 साल का सिनेरियो देखें तो इसी रेंज से ये बार बार पलटा है। 5,000 का एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ है। जैसा अभी बताया कि 5200-5300 का लेवल है, एक काफी अच्छा लेवल है, काफी सपोर्टिव लेवल है। यही लेवल रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 5500 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5400 का रहेगा और टारगेट 5650 तक देखने को मिलेंगे। 5650 तक दिख सकते हैं, यहाँ से 150 रुपए ऊपर। कुणाल जी, सोने और चांदी पर आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। गोल्ड सिल्वर की चाल क्या आपको यहाँ से लग रही है? आज से तो जैक्सन होल की बैठक भी शुरू हो जाएगी और कल जेरम पॉवेल साहब की स्पीच भी है। उससे पहले क्या सलाह देंगे सोने चांदी में? देखिए, ये जैक्सन होल का ये हवा है। बेसिकली जैक्सन होल में कभी कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं होती है। पॉलिसी इंडिकेशन भी देंगे कि नहीं देंगे उसका कोई गारंटी नहीं होता है। बट जो ट्रम्प साहब ने किया है, जो वन ऑफ द फेड मेंबर्स है कुक करके, जिनको निकालने के लिए कह दिया है, ये तो ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेट कट करो, वरना एक के बाद एक मैं सबको निकालते रहूंगा। दूसरा, एक साइड पे रशिया का यूक्रेन का जो पीस टॉक की बातें चल रही है वो मटेरियलाइज हो जाती है तो सोना डाउन चला जाएगा, और दूसरी साइड पे पुश एंड पुल फैक्टर है। सो फंडामेंटल के लिहाज से मैं तो चार्ट से दिखता हूं, पर मेरा मानना ऐसा है कि अपसाइड लिमिटेड है, अपसाइड ज्यादा नहीं आनी चाहिए नियर टर्म में। क्योंकि अगर वो फेड के कोई मेंबर को निकालता भी है तो रेट कट इमीडिएटली नहीं होने वाला है, रेट कट सितंबर में ही होने वाला है। तो मेरी राय में शॉर्ट टर्म में ऊपरी स्तरों पे गोल्ड पे दबाव रहेगा। 99,200, 99,300 ये सब लेवल्स पे आप सेलिंग रिकमेंडेड मैं करूंगा। और नीचे में फिर से अराउंड 98,500, 98,600 तक आ सकता है। सो सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी मुझे शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा जो फियर है सिल्वर में, एक तो आपने जो एक बड़ी न्यूज है सिल्वर में कि चाइना ने जो सोलर पैनल्स है उसका प्रोडक्शन को कट डाउन करने की बात की है। सो ये एक थोड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज है सिल्वर के लिए। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि रशियन सप्लाई, अगर सीज फायर के बाद सैंक्शन हटाए जाते हैं, रशिया भी डिमांड करेगा यूएस से कि हमारे पे जो सैंक्शन लगा है हमारे रॉ मटेरियल सेक्टर पे, वो सैंक्शन निकाल दीजिए आप। सो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो सप्लाई बढ़ेगी। तो नियर टर्म में इवन सिल्वर भी ऊपर में 1,15,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 1,13,000, 13,500 के आसपास आप सेलिंग करके नीचे में 1,11,500 के आसपास बाय कर सकते हो। सो सेल ऑन राइज शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर में रखना चाहिए। में आपकी राय है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ ही काम करना चाहिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नेचुरल गैस, मेटल्स पे तो बातचीत होगी ही, और साथ ही चाय की कीमतें काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। क्यों ये दाम गिर रहे हैं, और बाकी फसलों की रिपोर्ट बताएंगे आपको, क्योंकि बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में और ख़ास करके
साउथ के राज्यों में, कर्नाटक में किन किन फसलों को नुकसान हुआ है, ये भी रिपोर्ट आपको देंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बेस मेटल्स में आज सुस्ती दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो अगस्त में काफ़ी गिरावट आई है। कॉपर सबसे ज़्यादा टूटा है। जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी में चेंजेस दिखे, उसके बाद से कॉपर करीब करीब महीने भर में 21% तक की गिरावट दिख रही है। हालांकि MCX पर उतनी गिरावट नहीं आई है। आप बताइए कुणाल जी, बेस मेटल्स की चाल आगे यहाँ से क्या दिख रही है? जो अगस्त की गिरावट है, इसके बाद कुछ वापस से तेज़ी लग रही है क्या आपको? तेजी होने के लिए मार्केट में एब्सेंस ऑफ ट्रिगर, आई थिंक द बिगेस्ट ट्रिगर वुड कम फ्रॉम यूएस फेड रेट कट। तो तब तक मुझे लग रहा है कि बाजार में बड़ा मंदी भी नहीं लग रहा है ये लेवल से, और बड़े तेजी होने के लिए अभी कोई ट्रिगर नहीं है। सो चाइना आफ्टर द यूएस सैंक्शन, चाइना का इकोनॉमिक हालत, चाइना में अभी जो सबसे बड़ा रीजन है, रियल एस्टेट सेक्टर जो ठीक परफॉर्म कर रहा था, जो पिछले महीने के जो डेटा है उसमें फिर से ड्रॉप देखा है हमने। तो और दूसरा, रशिया यूएस के बीच में अगर कोई सैंक्शन हट जाता है रशिया के ऊपर से, तो कॉपर, ये सब की सप्लाई, एल्यूमिनियम, ये सब की सप्लाई रशिया से मार्केट में हिट हो सकती है। ये सब चीज़ों को लेके नर्वसनेस है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। सो कॉपर एक बार 870 के आसपास ट्रेडिंग के हिसाब से, एक पुल बैक के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। 878-80 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर ले, यही रिकमेंडेशन रहेगी। बट अभी कोई बड़ा मूव नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा मूव आएगा मेटल्स में बड़ी तेजी आपको नहीं लग रही है, ज़्यादा दबाव के फैक्टर ज़्यादा दिख रहे हैं। मनोज जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? बिल्कुल, मैं भी कुणाल से सहमत हूं, क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं है तो एक जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वो बनी रह सकती है ओवरऑल बेस मेटल पैक में। एल्यूमिनियम में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हमने होते हुए देखा विश्व मोहन जी। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से कहीं रणनीति बनानी हो तो एल्यूमिनियम बेहतर लगता है ओवरऑल बेस मेटल पैक में। सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 249 के आसपास बाय किया जा सकता है, 246.5 के स्टॉप लॉस से। तो टारगेट वहां पे 254 तक के रखना है। ओके, 254 के टारगेट के लिए। चलिए आप बताइए अंकित जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉपर के अंदर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 868 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है नीचे के लेवल पे, और ऊपर में 875 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर 875 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें 878 से 879 तक देखने को मिल सकता है। 886 का इसका मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे में 860 का सपोर्ट बना हुआ है। तो जिस तरह से अभी बात हुई है, कुणाल जी ने भी बोला है, मनोज सर ने भी बोला है, तो इसी रेंज में मुझे लगता है कि ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट मिलती है तो थोड़ा सा सेफ साइड पे रहे, क्योंकि लोअर लेवल्स पे 860 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर के लेवल पे 880 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है। उस लेवल पे खरीदारी करके काम नहीं करना है। ओके, प्रथमेश जी आपकी राय बेस मेटल्स पर? 863 865 तक एक बार पॉसिबल है नीचे जाने के लिए सपोर्ट जोन की तरफ। तो मैं आज के लिए खाली यहाँ पे सेल की सलाह रहूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉपर सेल करने की सलाह रहेगी 875 पर, 879 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 865 के लिए रहेगा। ओके, तो 865 के टारगेट के लिए आज बेचने की सलाह है कॉपर की प्रथमेश जी की। नेचुरल गैस आज हल्की तेजी दिखा रहा है, यहाँ से रिकवरी की कोशिश अटेम्प्ट हो रही है। कुणाल जी, एनजी की क्या राय है? नेचुरल गैस में क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? रिकॉर्ड इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, तो और वेदर का कोई सपोर्ट नहीं है, तो कोई तेजी होने का जगह नहीं है। 244-45 के आसपास बेच सकते हैं। नीचे में 228-230 के भाव आपको आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, कुणाल आप बताइए प्रथमेश जी, आपके पास ऑप्शंस में कुछ मौके हैं क्या एनजी में ट्रेडर्स के लिए? मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई ज्यादा दे रही है। फिलहाल ऑप्शंस में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट 230 तक एक बार ये काउंटर गिर सकता है। इसको सेल एंड रैली कीजिए 242 के करीब, 246 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 232 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय की कीमतों में तेज गिरावट दिख रही है। कच्ची चाय पत्तियों की जो कीमतें हैं अगस्त में 50% गिर गई हैं। ये गिरकर 14 रुपये प्रति किलो के आसपास आ गई है और इसका असर छोटे चाय किसानों पर ज़्यादा हो रहा है। असम, बंगाल, हिमाचल, दक्षिण भारत के किसानों पर इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। और अब ये भी उम्मीद है कि रिटेल में जो प्रोसेस चाय की कीमतें जल्द और तेज़ी से नीचे आ सकती है और रिटेल में चाय की कीमतें करीब करीब 10 से 15% तक नीचे आने की संभावनाएं हैं। अब मई में कच्ची पत्तियों की कीमतें 22 रुपये प्रति किलो के आसपास हुआ करती थी, जो अगस्त में घटकर 14 रुपये तक आ चुकी है। और कोलकाता में नीलामी में भी सीटीसी चाय का औसत दाम
267 से गिरकर 236 रुपए तक आ गया है। क्यों गिर रही हैं? कहा जा रहा है कि सस्ती चाय के इंपोर्ट बढ़ने से ये घरेलू दाम में गिरावट आई है। केन्या और नेपाल जैसे देशों से इंपोर्ट बढ़ा है चाय का, जिससे ये गिरावट देखने को मिली। और साथ ही यूएस एक बड़ा मार्केट था भारत के चाय एक्सपोर्टर्स के लिए, वो मार्केट काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। कुल एक्सपोर्ट का 7% अकेले हम यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से काफ़ी तेज़ी से एक्सपोर्ट घटा है, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि पूरे साल दबाव में रह सकती है चाय की कीमतें। एक और खबर ये है कि भारी बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उड़द, अरहर की फसलों को नुकसान हुआ है, सोयाबीन और कपास की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये खबर है फसल को लेकर। और इस बारिश से एक असर ये भी हो रहा है कि फल सब्जियों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। टमाटर के दाम 25 से 50% तक बढ़े हैं। उत्तर भारत में 70 रुपए प्रति किलो के दाम टमाटर चले गए हैं। प्याज के दाम 15 से 20% बढ़े हैं। एक्सपोर्ट मांग यहाँ पर तेज है और बांग्लादेश से प्याज एक्सपोर्ट उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बारिश से मंडियों तक सब्जियों की सप्लाई यहाँ पर घट गई है और महाराष्ट्र के 19 जिलों में भारी बारिश से फसलें खराब हुई है। इस सब का असर यहाँ पर सब्जियों की कीमतों में हो रही है। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। शुक्रिया अंकित जी आपका, कुणाल जी, मनोज जी और प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपने रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद की। मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।